Hello, welcome to beinggrow.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called normal distribution. तो इसके पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के पहले ध्यान रखना है आपको कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो रैंडम वेरिएबल x रहेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, किसी सर्टेन रेंज के अंदर आएगी। बाइनोमियल और पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन में जो x रहता था उसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू पे जंप करती थी, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू क्या करेगी, सर्टेन वैल्यू के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो क्या होता है, f of x equals to 1 upon sigma under root 2 pi फिर e to the power minus 1 upon 2 x minus mu upon sigma का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो सिग्मा है इस सिग्मा को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, म्यू को हम क्या बोलते हैं, ये जो म्यू दे के रखा है इस म्यू को बोलते हैं हम मीन। ठीक है, तो किसका मीन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, और ये किसका स्टैंडर्ड डिविएशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे स्क्वायर करता मैं तो ये हो जाता सिग्मा स्क्वायर, और जब भी हम आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करते हैं तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करते हैं तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली दो पैरामीटर रहेंगे, एक रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जिसको हम क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे, और एक रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जिसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन होगा तो क्या हो जाएगा, वो सिग्मा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मीन है उसकी रेंज कहां से कहां तक रहती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। सिग्मा स्क्वायर है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा, स्क्वायर क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसकी रेंज क्या रहेगी, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है, रैंडम वेरिएबल x की जो रेंज रहेगी वो भी क्या रहेगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रहेगी। ठीक है, अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझते हैं सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि रियल लाइफ में जितने भी हम एग्जांपल की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो उसमें सभी चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, तो उसके लिए हमें ये कर्व को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये कर्व बनी हुई है, इस कर्व को क्या बोलूंगा मैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलता हूं या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलता हूं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है सिमेट्रिक अबाउट क्या रहती है, किसी पॉइंट मीन के अबाउट सिमेट्री रहती है, मतलब ये क्या रहेगी, x इक्वल्स टू मीन के अबाउट क्या रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी। अब इस कर्व के अंदर अगर हम देखें ध्यान से तो x इक्वल्स टू मीन के अबाउट सिमेट्री है, तो ये क्या करेगी, दोनों कर्व को क्या करेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। मतलब जो मीन रहेगा वो पूरी कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम समझे कि जो टोटल एरिया अंडर कर्व रहेगा, अगर मैं बात करूं टोटल एरिया अंडर कर्व, टोटल एरिया अंडर कर्व कितना रहेगा, यूनिटी रहेगा या 100% रहेगा। तो जो मीन रहेगा वो क्या करेगा, दोनों पार्ट को इक्वल, दोनों एरिया को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दैट मींस क्या हो जाएगा, जितना एरिया लेफ्ट हैंड साइड पे है मीन के, उतना ही एरिया मीन के राइट हैंड साइड पे रहेगा। ठीक है, अब ये मीन की रेंज कहां तक जा रही है, अगर हम यहां देखें तो इधर कहां तक जाएगा, मीन अपना माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इधर कहां तक जाएगा, ये प्लस इनफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बता रहा है यहाँ पे, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या बता रहा है, मीन के अबाउट ये कर्व कितना डिविएशन ले रही है या कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो देखो कैसे पता करेंगे हम इसके लिए हम क्या देखते हैं कि लिमिट्स निकालते हैं हम मीन की, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, म्यू प्लस सिग्मा, और सेम डिस्टेंस पे यहाँ क्या वैल्यू आएगी, म्यू माइनस सिग्मा आएगी। ठीक है, तो जो कर्व रहेगी वो कर्व म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक है ना, जो एरिया कवर करेगी वो कितना एरिया कवर करती है, 68.34%। ठीक है, तो म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक का जो एरिया ये टोटल कर्व कवर करती है वो कितना कवर करती है, 68.34%। ठीक है, तो म्यू क्या बता रहा है यहाँ पे, मीन, और सिग्मा बता रहा है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। सिमिलरली म्यू प्लस 2 सिग्मा से, और इधर म्यू
माइनस 2 सिग्मा, तो ये जो एरिया रहेगा है ना टोटल कर्व का, ये कितना एरिया आता है, ये आता है समथिंग अबाउट 95.45% आता है, ठीक है। सिमिलरली म्यू प्लस 3 सिग्मा से लेके म्यू माइनस 3 सिग्मा, ये जो टोटल एरिया आता है ना कर्व का टोटल एरिया, तो ये कितना पार्ट कवर करता है, ये कवर करता है 99.73%, ठीक। तो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इस टाइप से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो जितना एरिया रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही एरिया क्या आएगा हमारा राइट हैंड साइड पे आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मीन हाईएस्ट पॉइंट रहता है। अब इसी पॉइंट पे क्या निकलता है, मोड भी निकलता है और मीडियन भी निकलता है, क्योंकि इस मीन से आधी वैल्यू रहेगी मीन से छोटी और आधी वैल्यू रहेगी मीन से बड़ी, तो ऐसा किसमें होता है, मीडियन में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे मीन आ रहा है उसी पॉइंट पे मीडियन आएगा और उसी पॉइंट पे मोड आएगा। मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इस कर्व के अगर हम देखें तो केवल एक ही हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, जो क्या रहेगा, मीन रहेगा। तो इसी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मीन मिलेगा, और इसी पॉइंट पे भी मोड आएगा, और इसी पॉइंट पे क्या रहेगा हमारे पास, मीडियन रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, नॉर्मल जो कर्व है वो एक बेल शेप्ड कर्व है, और सिमेट्रिक अबाउट क्या रहती है, वो मीन रहती है, ठीक है। 50% एरिया किधर आएगा, राइट हैंड साइड पे, 50% एरिया किधर आएगा, अपना लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान के रखना है, जो नेगेटिव साइड हम जा रहे हैं तो केवल वो डायरेक्शन बताता है नेगेटिव साइड, कि अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया लाई करेगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई x की तो वो क्या बताएगा कि मीन के राइट हैंड साइड पे एरिया लाई कर रहा है, ठीक। दूसरा क्या ध्यान रखना है, ये जो कर्व है, ये कर्व कभी भी x एक्सिस को या बेस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगी। इसका मतलब ये जो कर्व है, ये एसिम्पटोट्स बोलते हैं इसको, ये जो कर्व है इस एक्सिस के लिए क्या रहेगी, एसिम्पटोट्स रहेगी, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि x अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है तो हम इस x को काय में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पता क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है, तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल x है जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका मीन म्यू है और वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर, तो उसको मैं इस टाइप से लिखता हूं, ठीक है। बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे रैंडम वेरिएबल x को किसमें कन्वर्ट करना रहता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना रहता है। तो अगर कोई वेरिएबल लिया मैंने z, और z क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसको शॉर्ट में बोलेंगे SNV, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, z इक्वल्स टू ये होता है x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, ठीक है। तो जब भी मुझे x को चेंज करना है z में तो मैं इस फॉर्मूले से करूंगा। यहाँ पे x का मतलब नॉर्मल वेरिएट है और z का मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है, इसका मीन है ना, मीन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, और इसका जो वेरिएंस रहता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसका मीन रहेगा 0 के बराबर और वेरिएंस रहेगा 1 के बराबर। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालूं तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है। देखिए सामने लिखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF, अब हम ऐसे ही निकालेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल का PDF। तो देखिए वेरिएंस 1 है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमारे पास, 1/√2 पाई, ठीक है। फिर e टू द पावर -1/2। अब देखो यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की जगह z रख रहा हूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर। तो ये किसका PDF आ गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF आ गया। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि जो z है इसकी रेंज क्या रहेगी, वेरिएबल की रेंज ये रहेगी -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक, ठीक है। और यहाँ पे जो मीन रहेगा, मीन कितना रहेगा, 0 रहेगा, और जो वेरिएंस रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो अगर कोई रैंडम वेरिएबल z है और वो क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, z फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और मीन आएगा 0 और वेरिएंस कितना आएगा, इसका 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे अपन ने यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाई है, वैसी बनती है स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सेम लॉजिक से बनेगी, बस चेंज क्या आप ध्यान से देखिए कि ये भी क्या रहेगी, सिमेट्रिक अबाउट मीन रहेगी, बेल शेप्ड कर्व है, सिमेट्रिक अबाउट मीन है।
अब तो जब यहाँ पे x की वैल्यू म्यू है तो मैंने क्या करा, यहाँ पे x की अगर म्यू रख दूं तो म्यू माइनस म्यू कितना होगा 0, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 0। इसका मतलब मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल में कितना हो गया 0 हो गया। टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 रहेगा, सेम प्रॉपर्टी। जितना एरिया लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना एरिया राइट हैंड साइड पे रहेगा। मतलब अगर 50% एरिया लेफ्ट हैंड साइड पे है तो 50% कहां पे रहेगा, राइट हैंड साइड पे रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ लिखा म्यू प्लस सिग्मा, ये x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें म्यू मतलब मीन है, तो मीन कितना हो गया 0, और सिग्मा मतलब वेरिएंस, सिग्मा इसका मतलब वेरिएंस, वो कितना हो गया 1 हो गया, तो सिग्मा भी 1 ही रहेगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे म्यू की जगह 0 रखा, सिग्मा की जगह 1 रखा, तो z की वैल्यू यहाँ कितनी रहेगी, नेक्स्ट z की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, और इधर कितनी आएगी, म्यू की जगह मैंने रखा 0, सिग्मा की जगह रखा 1, तो यहाँ z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ z की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो z की वैल्यू -1 से 0 तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस 0 से लेके 1 तक रहेगी। तो ये जो टोटल कर्व है उसका टोटल कितना एरिया कवर करेगा, अब इसको हम परसेंटेज में लिखते हो कैसे लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे 0.6834। तो जितना एरिया 0 से लेके -1 तक रहेगा उतना एरिया 0 से लेके 1 तक रहेगा। अब टोटल एरिया कितना है 0.6834 है, तो दोनों साइड इक्वल एरिया आएगा जो कितना हो जाएगा 0.3413 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड कितना रहेगा 0.3417 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब अगली वैल्यू रखूंगा मैं, तो यहाँ क्या आएगा, म्यू की जगह 0 और सिग्मा की जगह 1, तो z कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, z ऐसे रखा मैंने तो z हो जाएगा -2। तो ये भी टोटल एरिया का कितना परसेंट कवर करेंगे 0.9545, है ना। तो z इक्वल्स टू 2 से लेके z इक्वल्स टू -2 की टोटल एरिया इतना कवर करेगा। दोनों साइड एक जैसा एरिया आएगा, मतलब जितनी डिस्टेंस z0 से लेके z2 तक है उतनी ही डिस्टेंस क्या रहेगी, z2 से लेके z0 तक रहेगी, है ना। मतलब -2 से 0 तक जितनी डिस्टेंस होती है 0 से लेके 2 तक रहेगी डिस्टेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्या आएगा, यहाँ पे मैंने रखा z इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, है ना, म्यू प्लस 3 सिग्मा है, तो इधर कितना आएगा z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। तो ये टोटल कितना कवर करेगा एरिया 99, है ना, 0.9973% एरिया करेगा, कवर करेगा टोटल कर्व का। ठीक है, और इस टोटल कर्व का एरिया अंडर यूनिटी कितना रहेगा, सॉरी एरिया अंडर कर्व कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या रहेगा, तो मैं स्टेप लिख रहा हूं पहले यहाँ पे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहेगा। तो हम समझते हैं इसको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, सपोज कीजिए कि अगर मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, a से लेके b तक लाई कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे x किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसका मीन म्यू है और वेरिएंस कितना है सिग्मा स्क्वायर। ये हो गया मीन और ये हो गया वेरिएंस। ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो वर्किंग रूल रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहली स्टेप मुझे ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे x को, कन्वर्ट x इनटू z। हम क्या करेंगे, x को z में कन्वर्ट करेंगे, मतलब नॉर्मल वेरिएट को काय में कन्वर्ट करेंगे अपन, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या रहेगा, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, x की वैल्यू a से लेके b तक लाई करेगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू a, तो ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, x की जगह a रखना काय में, फर्स्ट में, तो z कितना आ जाएगा a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू और सिग्मा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली वापस हम क्या रखेंगे, x की जगह b रख देंगे, तो x इक्वल्स टू b रखा काय में, फर्स्ट में, तो z कितना आ जाएगा b माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a लेस देन b। तो इस x को मैंने z में कन्वर्ट कर लिया, तो अब मैं प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन, अब देखो ग्रेटर देन क्या आएगा a, तो a की जगह जब मैंने x की जगह a रखा तो z कितना हो गया
a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और ये कितना हो जाएगा जब x ये b रखा तो b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड करूंगा। अब क्वेश्चन ये होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। तो मैं क्वेश्चन बता के इसको बता रहा हूं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पे, तो हम उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। तो यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है इफ x is normal distribution variate, तो x आपको दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट विथ मीन, और इसका मीन कितना दिया है, विथ मीन इक्वल्स टू 30 एंड वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू 5। देन फाइंड, दो चीजें पूछी है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 26 लेस देन इक्वल्स टू 40, और सेकंड पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। ये दो चीजें में फाइंड करनी है। अब देखो इसको फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या बोला है कि x आपको देके रखा है ना, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और इसका मीन कितना है 30 और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, गिवन क्या क्या है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या लिखा, गिवन। तो देखिए गिवन, मीन गिवन है, तो मीन मतलब म्यू होता है, कितना दिया हुआ म्यू आपको 30, और स्टैंडर्ड डिविएशन दैट मींस सिग्मा, तो ये कितना होता है 5। अगर यहाँ वेरिएंस दिया रहता तो हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, और सिग्मा निकालने के लिए हम उसका रूट निकाल लेते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू दी रहती है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है x की, जब x क्या करेगा 26 से लेके 30 के बीच में लाई करेगा। तो हमने क्या बताया था कि जब भी नॉर्मल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो पहले x को z में कन्वर्ट करेंगे। तो z कितना होता है, z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो देखो z की वैल्यू थी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो हमें यहाँ पे z इक्वल्स टू x अभी बाद में रखेंगे, म्यू कितना दिया है 30 और सिग्मा कितना दिया है 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट सबसे पहले मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि x क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 26 लेस देन इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू है, एक है 26 से बड़ी बराबर और दूसरी है 40 से छोटी और बराबर। तो एक बार क्या पुटअप करूंगा मैं, पुट x इक्वल्स टू 26 इन फर्स्ट। तो मैंने क्या करा, x की जगह 26 रख दिया फर्स्ट में। तो यहाँ पे z कितना है हम देखें तो z कितना आएगा, देखिए यहाँ रखा 26 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। तो z की वैल्यू कितनी आएगी, -4/5, और इसका मतलब होगा ये माइनस का 0.8 आएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 0.8। अब ये वैल्यू कैसे समझते हैं हम देखते हैं, वो सिंपल है। देखिए जो डायग्राम बना है इसी को अपन ध्यान से देख रहे हैं और इसी को मैं बता रहा हूं कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, अब z आपका कितना है यहाँ पे माइनस का 0.8 आ गया। तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या शो करेगी कि जो एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कहां पे आएगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, है ना, z इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। कहने का मतलब अगर हम z कर्व बनाए, है ना, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या रहता है, ये z इक्वल्स टू 0 रहता है, तो z इक्वल्स टू -0.8 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है, तब ये वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। बट क्वेश्चन ये उठता है कि जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रहता है, उस टेबल के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू के लिए z की वैल्यू नहीं दी रहती है, उसमें आपको z की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वैल्यू दी रहेगी। तो अपन क्या निकालेंगे, z इक्वल्स टू 0.8 की वैल्यू निकालेंगे,
और ये जीरो के अबाउट कर्व क्या रहती है, सिमेट्रिक रहती है, मतलब जितना एरिया जीरो के इस साइड रहेगा उतना ही एरिया जीरो के अदर साइड रहेगा, है ना, सिमेट्रिक रहती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि z इक्वल्स टू 0.8 का जो एरिया रहेगा वही एरिया z 0 से लेके -0.8 तक रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, z इक्वल्स टू 0.8 की वैल्यू काय में से निकालेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल में से निकालेंगे। तो देखिए रो वाइज आएगा 0.8 और उसके इधर देखना 0.00 वाले कॉलम में कॉलम वाइज दोनों के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2881, मतलब एरिया बिटवीन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 0.8, है ना, वो कितना आ रहा है, इक्वल्स टू वो आ रहा है 0.2881, है ना। ये कहां से देखा अपन ने, फ्रॉम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल से देखा है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से देखा है, ठीक। तो नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रही है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया इज ऑन लेफ्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जो एरिया वगैरह का z के लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक। अब दूसरा, अब x की एक और वैल्यू आपको देके रखी है, अब x की एक और वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 40 है ना, यहाँ 40 है। तो अपन क्या करेंगे, जो x है उसकी जगह 40 रख देंगे काय में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो z कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा z इक्वल्स टू 40 रखा तो कितना आएगा, यहाँ पे x की जगह 40 रखा तो हो जाएगा 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय कितना होगा 5, तो 40 माइनस 30 10 हो जाएगा, 10/5 अगर मैं करता हूं तो 10/5 कितना होगा, 2 होगा, तो z की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब z इक्वल्स टू 2 किधर आएगा, ये 0 के राइट हैंड साइड में आएगा, मतलब z2 आ गया। इसका मतलब क्या रहेगा, जो एरिया है, एरिया इज ऑन राइट साइड ऑफ, है ना, या राइट ऑफ क्या आएगा, z इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, अब 0 से लेके 2 तक का एरिया किसमें से देखेंगे, नॉर्मल टेबल में से देखेंगे। अभी हमने कहां से कहां तक एरिया देखा, 0 से लेके -0.8 तक का एरिया देखा, ठीक है, बट टेबल में माइनस का कोई मतलब नहीं रहता, तो इसलिए हमने 0.8 तक का एरिया देखा। और सिमेट्रिक अबाउट क्या रहता है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट 0 रहता है, तो जितना एरिया ये रहेगा उतना ही एरिया यहाँ 0 से लेके 0.8 तक रहेगा। तो ये एरिया हमारा कितना आया था, हमने अभी देखा, ये एरिया की जो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू कितनी आई, 0.2881 आई थी टेबल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेके कहां तक का एरिया देखेंगे, 2 तक का एरिया देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, 0 से लेके कहां तक का एरिया देखना है आपको, 2 तक का एरिया देखना है। तो देखो 0 से लेके 2 तक का एरिया जब मैंने टेबल में देखा, तो अब मैंने क्या करा, रो वाइज देखा मैंने 2 और उसके सामने जो वैल्यू देखी, तो वो वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 पॉइंट, है ना। तो एरिया बिटवीन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2, ठीक है, 0 से लेके 2 तक का जो एरिया रहा था वो आता 0.4772, ठीक है, ये एरिया था नॉर्मल टेबल से, ठीक है, फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, है ना, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, ठीक है, ये वैल्यू आ रही थी। तो क्वेश्चन ये उठता है, जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये वाली x की वैल्यू 26 से लेके 40 तक है, तो बेसिकली मुझे फाइंड क्या करना है, तो देखिए मुझे फाइंड क्या करना रहेगा, यहाँ पे मुझे ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 26 है और लेस देन इक्वल्स टू 40 है। तो मैंने इसको z में कन्वर्ट करा, तो जब x की जगह 26 रखा तो z कितना आ गया, -0.8, और जब x की जगह 40 रखा तो z कितना आ गया, 2 आ गया। तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना। तो ये हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, डायग्राम से समझ सकते हो। 0 से लेके -0.8 तक का एरिया और 0 से लेके 2 तक का एरिया क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, एरिया बिटवीन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू -0.8, ये एरिया प्लस दूसरे क्या करेंगे, एरिया बिटवीन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2, ये दोनों एरिया जोड़ देंगे। तो दोनों एरिया की वैल्यू हमको देके रखी है। तो देखो क्या है, 0 से लेके 0.8 तक की वैल्यू कितनी है, 0.2881 प्लस, और 0 से लेके 2 तक की वैल्यू कितनी है, 0.4772। तो इन दोनों को जोड़ने पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0.7563, ठीक है, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। x लाई करेगा
26 से 40 के बीच में। इसका मतलब 75% चांस है कि x 26 से 40 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, इसको मैं अगर x में कन्वर्ट करता तो ये x इक्वल्स टू म्यू है ना, तो म्यू कितना था यहाँ पे 30 था, तो यहाँ पे x कितना होता हमारा 26 और यहाँ पे x कितना हो जाता 40 हो जाता है ना, वही बात हुई। तो आप ये कर्व बना के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा में क्या करना है, यहाँ पे दूसरे पार्ट में हमें फाइंड करना है कि x क्या रहेगा 45 से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब x रहेगा 45 से बड़ा, अब उसको कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, वो सिंपल है। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या पुट अप कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू x क्या कर देंगे अपन 45, ठीक है, काय में फर्स्ट में। तो जो z है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा z इक्वल्स टू, यहाँ रखा मैंने 45, तो ये जाएगा 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, तो 45 माइनस 30 15, 15 बाय 5 दैट इज z कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो अब मैं देखूंगा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में z इक्वल्स टू 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। तो देखो कैसे बनेगा कर्व इसका, अगर हम कर्व बनाए, मैंने ये डायग्राम रफ नहीं करा, कुछ समझाना है इसमें भी अपने को। तो ये कर्व मैंने बनाया, ये रहेगा z इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, z इक्वल्स टू 3 है ना, तो हम क्या करेंगे 0 से लेके 3 तक का एरिया फाइंड कर लेंगे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0 से लेके 3 तक का जो एरिया रहेगा उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में, अच्छा इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो एरिया है वो एरिया किधर है, एरिया ऑन राइट ऑफ क्या आएगा z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल से जब मैंने z की वैल्यू देखी तो वो कितनी आ रही है वैल्यू z की, वो आ रही है 0.4987, ठीक है। तो एरिया क्या आ रहा है, एरिया बिटवीन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 3, ये एरिया ये कितना आ रहा है 0.4987 नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, ये मुझे फाइंड करना है। इसका मतलब जब मैंने इसको z में कन्वर्ट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी हो गई 3 हो गई, है ना, क्योंकि जब मैंने x के लिए 45 हटा तो z आ गया 3, ठीक। अब इसको फाइंड करना है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब रहेगा जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ z वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। बट मेरे पास जो एरिया वो कहां तक है 0 से लेके 3 तक है, और ये एरिया कितना है मेरे पास 0 से 3 तक का 0.4987 है, ठीक है। अब हमको एक चीज पता है कि जो नॉर्मल या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व रहती है वो सिमेट्रिक अबाउट 0 रहती है। इसका मतलब जितना एरिया राइट हैंड साइड में आएगा उतना ही टोटल एरिया किधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल एरिया अगर मैं देखूं तो कितना आएगा 0.5 आएगा। तो हमें तो क्या करना है, ये फाइंड करना है 3 से बड़ी वैल्यू, तो 3 से बड़ी वैल्यू इधर बाहर की साइड आएगी, मतलब ये जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया है ये वैल्यू क्या रहेगी 3 से बड़ी रहेगी, मतलब ये z क्या रहेगा 3 से बड़ा रहेगा, है ना, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो मुझे फाइंड करने के लिए वो सिंपल लॉजिक है, क्या करूंगा टोटल एरिया कितना है 0.5 है, उसमें से मैं क्या करूंगा 0 से लेके 3 वाला एरिया क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे टोटल एरिया ऑन राइट में लिखते तो फॉर्मूला टोटल एरिया ऑन राइट ऑफ z इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसमें से अपन माइनस क्या करेंगे, माइनस एरिया बिटवीन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 3। अपन ऐसा क्यों करा, उसका रीजन है कि मुझे ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 3 निकालना है। तो 3 तक 0 से 3 तक का एरिया कितना आ गया 0.4987 आ गया। बट जो टोटल एरिया है ना राइट हैंड साइड वो कितना होता है 50% होता है 0.5 होता है। तो 0.5 में से मैंने ये 3 तक का एरिया माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 से बड़ा एरिया मिल जाएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे 0.5 में से क्या माइनस कर दिया 0.4987 को माइनस कर दिया। तो ये जो एरिया है ये कितना आ गया 0.000013, ये एरिया आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, कि 45 से बड़ी रहेगी इसकी वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0.0013 आएगी।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम जिसमें आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको क्या बोला है क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको कि x एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है और इसमें मीन कितना आ रहा है, इसमें मीन आ रहा है 68.22 सेंटीमीटर और जो वेरिएंस है वेरिएंस आ रहा है यहाँ पे 10.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया, यहाँ पे आपको क्या दे दिया, वेरिएंस दे दिया है, ठीक है। अब वेरिएंस आ रहा है अपना 10.8 सेंटीमीटर, है ना। और आपको एक चीज और दी है कि जो x है इसका मतलब क्या है, हाइट है ना। x मतलब कैसा वेरिएबल है, हाइट वेरिएबल है ना। x का मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट है। और आपको जो टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, टोटल चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, वो आपको कितने दिए, टोटल चिल्ड्रन इक्वल्स टू दिए आपको 1000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब क्या बोला आपको कि हाउ मेनी ऑफ देम वुड यू एक्सेप्ट टू बी ओवर 72 सेंटीमीटर टॉल। मतलब आपको बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो x है ना, मतलब जो हाइट है स्टूडेंट की, वो क्या रहेगी 72 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगी। ये आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक। तो फिर वही लॉजिक लगाएंगे हमें फाइंड करना है कि स्कूल में 1000 चिल्ड्रन हैं और उनकी जो मीन हाइट है वो कितनी है 68.22 सेंटीमीटर है, वेरिएंस है 10.8। टोटल चिल्ड्रन कितने स्कूल में 1000 है, तो मुझे फाइंड करना है ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जिनकी हाइट 72 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या देके रखा है। तो क्वेश्चन में गिवन में हम देखें मीन आपको देके रखा है, तो मीन मतलब क्या होता है, म्यू, जो कितना दिया है 68.22 सेंटीमीटर। सिमिलरली वेरिएंस की अगर हम बात करें तो जो वेरिएंस है या सिग्मा स्क्वायर है वो आपको कितना दिया है 10.8 सेंटीमीटर। बट मुझे सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ 10.8 कर लेंगे। तो जब मैं रूट निकालूंगा 10.8 का तो वो कितना आएगा 3.286 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 72। ये हमें पहले फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस z इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। मतलब मैं x को मैं चेंज करूंगा, z में चेंज करूंगा। तो देखो कितना हो जाएगा ये x माइनस म्यू कितना है यहाँ पे 68.22 है और सिग्मा कितना देके रखा है आपको 3.286 देके रखा है, ठीक है। ये वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह क्या पुट अप करूंगा, पुट x इक्वल्स टू 72 इन फर्स्ट। x क्या रख दिया मैंने 72 फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, देखो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 72 माइनस 68.22 डिवाइडेड बाय 3.286, ठीक। तो आप क्या करोगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, है ना, माइनस को डिवाइड करने के बाद z की वो आएगी 1.15। z पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एरिया रहेगा क्या रहेगा, एरिया इज ऑन राइट ऑफ z इक्वल्स टू 0। तो जो एरिया रहेगा क्या रहेगा, z के राइट में आएगा, 0 है ना, मीन के राइट में आएगा, ठीक। तो इसको अगर मैं बनाऊं कर्व, तो कर्व कैसी बनेगी इसकी, यहाँ पे ये वही हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, सिमेट्रिक अबाउट रहेगी z इक्वल्स टू 0 और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे z इक्वल्स टू 1.15 आ रही है, ठीक है। ये कब आ रही है, जब x की जगह अपन ने कितना रखा यहाँ पे 72 रखा। अब मुझे हाइट निकालना है 72 से बड़ी, इसका मतलब पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 से लेके कहां तक का एरिया फाइंड कर लूंगा 1.15 तक का एरिया फाइंड कर लूंगा। तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, एरिया बिटवीन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1.15। ये जो एरिया रहेगा वो कितना आ रहा है 0 से लेके 1.15 तक का, नॉर्मल टेबल से अगर हम देखें तो ये एरिया आएगा 0.3749, 0.3749। ये कैसे देखेंगे आप एरिया, आपने रो वाइज देखा 1 और कॉलम वाइज, है ना, ऊपर जो दिया कॉलम वाइज उसमें आप देखोगे 0.15, ठीक है। और दोनों के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू रहेगी वो आप देखना, तो आपको क्या मिल जाएगा
0 से लेके 1.15 तक का एरिया मिल जाएगा, जो कितना आएगा 0.3749 आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 72। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.15, ये मुझे निकालना है ना। तो अभी हमने लॉजिक क्या रखा था, इसका मतलब मुझे फाइंड करना है जो एरिया रहेगा z का वो क्या होना चाहिए 1.15 से बड़ा होना चाहिए, ये मुझे फाइंड करना है। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालनी है तो वही लॉजिक लगाएंगे सेम जो भी हमने लगाया था। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें ये पता है कि 0 से लेके 1.15 का जो एरिया है वो कितना है, वो हमारे पास कितना आया 0.3749 आया। कर्व रहेगी सिमेट्री का बोर्ड 0, तो जितना एरिया रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब कितना रहता है टोटल एरिया 0.5, उतना ही एरिया किधर आएगा राइट हैंड साइड पे, है ना, पूरा एरिया 0.5 रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, z की वैल्यू 1.15 से बड़ी निकालना है, तो मैं 0.5 में से क्या कर दूंगा, ये पूरा 0.5 है, इसमें से कहां तक का एरिया माइनस करूंगा, 0 से लेके 1.15 तक का एरिया माइनस कर दूंगा। कहने का मतलब क्या करेंगे, अपन लिखेंगे टोटल एरिया ऑन राइट ऑफ z इक्वल्स टू 0 में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया बिटवीन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1.15। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है, राइट हैंड साइड पे 0.5 है, उसमें से माइनस क्या करेंगे 0 से लेके 1.15 तक का एरिया, वो आएगा 3749। तो आपने जब ये माइनस करा तो माइनस करने में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.1251। तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 72। मतलब 12% चांस है कि जो स्टूडेंट है उनकी हाइट 72 सेंटीमीटर से बड़ी रहेगी। बट आपको पूछा है इसमें कितने चिल्ड्रन है, नंबर पूछे है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे नंबर निकालना है तो वो सिंपल है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना, जिनकी हाइट क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग हाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 72 सेंटीमीटर इज, है ना, कैसे रहेगी, टोटल कितने चिल्ड्रन है 1000 चिल्ड्रन है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल चिल्ड्रन है 1000 उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कि चिल्ड्रंस की हाइट 72 सेंटीमीटर से ज्यादा है, उसके चांसेस क्या है, तो 0.1251 कर दिया 1000 का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125.1 या अप्रोक्सीमेट 125 चिल्ड्रन। इसका मतलब 1000 में से 125 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनकी हाइट क्या रहेगी 72 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगी। तो ये तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।